जलवायु की परिभाषा क्या है बच्चों? देखें हम जरा। एक विशाल क्षेत्र में लंबे समय अवधि 30 वर्ष से अधिक में मौसम की अवस्थाओं तथा विविधताओं का कुल योग ही जलवायु है। मौसम की परिभाषा भी जान लें हम। मौसम एक विशेष समय में एक क्षेत्र के वायुमंडल की अवस्थाओं को बताता है। मौसम तथा जलवायु के तत्व, ये हमारा अगला उपविषय है और ये बहुत ही महत्वपूर्ण उपविषय है। हमारा ये पाठ इन्हीं तत्वों के इर्द गिर्द ही घूमता है। तो पहला तत्व है तापमान, दूसरा वायुमंडलीय दाब, तीसरा पवन, चौथा आर्द्रता और पांचवा वर्षण। तापमान, वायु में मौजूद ताप एवं शीतलता के परिमाण को तापमान कहते हैं। वायुमंडलीय दाब, पृथ्वी की सतह पर वायु के भार द्वारा लगाया गया दाब वायुमंडलीय दाब कहलाता है। पवन, उच्च दाब क्षेत्र से निम्न दाब क्षेत्र की ओर वायु की गति को पवन कहते हैं। आर्द्रता, जब जल पृथ्वी एवं विभिन्न जलाशयों से वाष्पित होता है तो ये जलवाष्प बन जाता है। वायु में किसी भी समय जलवाष्प की मात्रा को आर्द्रता कहते हैं। वर्षण, वायुमंडलीय जल के संघनित होकर किसी भी रूप में पृथ्वी की सतह पर वापस आने को वर्षण कहते हैं, जैसे वर्षा, हिमपात, ओलावृष्टि। आपने अवश्य ध्यान दिया होगा कि मौसम की अवस्था प्रायः एक दिन में कई बार बदलती है, लेकिन फिर भी कुछ सप्ताह, महीने तक वायुमंडलीय अवस्था लगभग एक समान ही बनी रहती है। जैसे दिन गर्म या ठंडे, हवादार या शांत, आसमान बादलों से घिरा या साफ तथा आर्द्र या शुष्क हो सकते हैं। महीनों के औसत वायुमंडलीय अवस्था के आधार पर वर्षा को ग्रीष्म, शीत या वर्षा ऋतु में विभाजित किया गया है। तो बच्चों, आपको जलवायु और मौसम का अंतर पता चल गया और मौसम जलवायु के तत्वों का भी ज्ञान हो गया है। आओ बच्चों, अब हम अपने पाठ को आगे बढ़ाएं। बच्चों, मानसून से आप क्या समझते हो? ये शब्द हम सुनते ही आते हैं, तो आज जरा इस शब्द को अच्छे से हम जान ले। मानसून शब्द की उत्पत्ति अरबी भाषा के मौसम से हुई है, जिसका शाब्दिक अर्थ है मौसम। मानसून का अर्थ एक वर्ष के दौरान वायु की दिशा में ऋतु के अनुसार परिवर्तन है। तो बच्चों, अब आपको मानसून का पता चल गया कि ये अरबी भाषा का शब्द है और ये बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न भी है। इसका उत्तर हमेशा याद रखना कि ये अरबी भाषा का शब्द है। आओ बच्चों, अब हम भारत की जलवायु के बारे में कुछ विवरण लें। भारत की जलवायु को मानसूनी जलवायु कहा जाता है। एशिया में इस प्रकार की जलवायु मुख्यतः दक्षिण तथा दक्षिण पूर्व में पाई जाती है। आइए हम दो महत्वपूर्ण तत्व तापमान एवं वर्षण को लेकर देखें कि एक स्थान से दूसरे स्थान पर तथा एक मौसम से दूसरे मौसम में इनमें किस प्रकार की भिन्नता है। गर्मियों में राजस्थान के मरुस्थल में कुछ स्थानों का तापमान लगभग 50 डिग्री सेल्सियस तक पहुंच जाता है, जबकि जम्मू कश्मीर के पहलगांव में तापमान लगभग 20 डिग्री सेल्सियस रहता है। सर्दी की रात में जम्मू कश्मीर में द्रास का तापमान -45 डिग्री सेल्सियस तक हो सकता है, जबकि तिरुवनंतपुरम में यह 22 डिग्री सेल्सियस हो सकता है। तो बच्चों, आपने देखा कि तापमान और वर्षण एक स्थान से दूसरे स्थान में कितने भिन्न हैं। बच्चों, क्या आप जानते हो कुछ क्षेत्रों में रात एवं दिन के तापमान में भी बहुत अधिक अंतर होता है। जैसे थार का मरुस्थल, थार के मरुस्थल में दिन का तापमान
50 डिग्री सेल्सियस तक हो सकता है, जबकि उसी रात ये नीचे गिरकर 15 डिग्री सेल्सियस तक पहुंच सकता है। दूसरी ओर केरल या अंडमान एवं निकोबार में दिन तथा रात का तापमान लगभग समान ही रहता है। तो बच्चों, आप बता सकते हो ऐसा क्यों? क्योंकि आप सबको पता है, थार के मरुस्थल में रेत होती है और रेत जो होती है वो जल्दी गर्म हो जाती है दिन में और रात को जल्दी ठंडी हो जाती है, और उसी की वजह से तापमान में दिन और रात का अंतर देखने को हमें मिलता है। वहीं दूसरी ओर केरल और अंडमान निकोबार, ये कैसे क्षेत्र हैं? ये समुद्र के पास वाले क्षेत्र हैं। तो जो समुद्र का पानी होता है वो जल्दी ठंडा भी नहीं होता और जल्दी गर्म भी नहीं होता। उसी की वजह से रात का और दिन का तापमान लगभग समान ही रहता है। तो आओ बच्चों, हम आगे बढ़े और अपने पाठ को आगे ले जाएं। बच्चों, क्या आप बता सकते हो राजस्थान में घरों की दीवार मोटी तथा छत चपटी क्यों होती है? राजस्थान के घर की दीवार मोटी इसलिए होती है क्योंकि वहां पर गर्मी बहुत होती है और लोग अपने घरों की दीवारों को मोटा बनाते हैं, और छत को चपटा इसलिए बनाते हैं ताकि बरसात का पानी जो है वो उसमें इकट्ठा हो सके और उसे वो टांके में डाल सके। टांका आपको पता होगा, टांका क्या होता है? टांका जो है एक गड्ढा होता है जो घर के पास बनाते हैं, और उससे वर्षा ऋतु में जो पानी होता है उसका संग्रहण किया जाता है। अगला प्रश्न पूछती हूँ बच्चों आपसे। तराई क्षेत्र तथा गोवा एवं मैंगलोर में ढाल वाली छतें क्यों होती है? इसका भी उत्तर मैं आपको बताती हूँ। क्योंकि इन क्षेत्रों में वर्षा अधिक होती है और वर्षा अधिक होने की वजह से छतें जो हैं खराब हो सकती हैं, इसलिए यहाँ पर लोग अपनी छतें ढाल वाली बनाते हैं। एक और प्रश्न बच्चों, असम में प्रायः कुछ घर बांस के खंभों पर क्यों बने होते हैं? इसका उत्तर भी मैं आपको बताती हूँ। असम में भी बहुत वर्षा होती है और उसकी वजह से कई तरह के कीड़े और कई तरह के जीव जो हैं घरों के आसपास घूमते हैं। तो लोग वहाँ अपनी सुरक्षा के लिए बांस के खंभों पर अपने घरों को बनाते हैं। तो इससे आपको एक विचार मिल गया होगा ये जानने का कि जलवायु का प्रभाव हमारे घरों की बनावट पर भी कितना होता है। आओ बच्चों, हम आगे बढ़ें। अब हम पढ़ने वाले हैं बच्चों जलवायु नियंत्रण। किसी भी क्षेत्र के जलवायु को नियंत्रित करने वाले 6 प्रमुख कारक हैं: अक्षांश, ऊंचाई, वायुदाब एवं पवन तंत्र, समुद्र से दूरी, महासागरीय धाराएं तथा उच्चावच। पृथ्वी की गोलाई के कारण इसे प्राप्त सौर ऊर्जा की मात्रा अक्षांशों के अनुसार अलग अलग होती है। इसके परिणाम स्वरूप तापमान विषुवत वृत्त से ध्रुवों की ओर सामान्यता घटता जाता है। ऊंचाई: जब कोई व्यक्ति पृथ्वी की सतह से ऊंचाई की ओर जाता है तो वायुमंडल की सघनता कम हो जाती है तथा तापमान घट जाता है। इसीलिए पहाड़ियाँ गर्मी के मौसम में भी ठंडी होती हैं। तीसरा, वायुदाब एवं पवन तंत्र। किसी भी क्षेत्र का वायुदाब एवं पवन तंत्र उस स्थान के अक्षांश तथा ऊंचाई पर निर्भर करती है। इस प्रकार यह तापमान एवं वर्षा के वितरण को प्रभावित करता है। चौथा है समुद्र से दूरी। समुद्र का जलवायु पर समकारी प्रभाव पड़ता है। जैसे जैसे समुद्र से दूरी बढ़ती है ये प्रभाव कम होता जाता है एवं लोग विषम मौसमी अवस्थाओं को महसूस करते हैं। इसे महाद्वीपीय अवस्था, गर्मी में बहुत अधिक गर्म एवं सर्दी में बहुत अधिक ठंडा कहते हैं। पांचवा, महासागरीय धाराएं। महासागरीय धाराएं समुद्र से तट की ओर चलने वाली हवाओं के साथ तटीय क्षेत्रों की जलवायु को प्रभावित करती हैं। उदाहरण के लिए कोई भी तटीय क्षेत्र जहां गर्म या ठंडी जलधारा बहती है और वायु की दिशा समुद्र से तट की ओर हो,
तब वे तट गर्म या ठंडा हो जाएगा। छठा, उच्चावच। किसी स्थान की जलवायु को निर्धारित करने में उच्चावच की भी महत्वपूर्ण भूमिका होती है। ऊंचे पर्वत ठंडी अथवा गर्म वायु को अवरोधित करते हैं। यदि उनकी ऊंचाई इतनी हो कि वे वर्षा लाने वाली वायु के रास्ते को रोकने में सक्षम होते हैं, तो ये उस क्षेत्र में वर्षा का कारण भी बन सकते हैं। पवन विमुख ढाल के बारे में बताने से पहले मैं आपको पवनामुख ढाल के बारे में जानकारी देती हूँ बच्चों। पवनामुख ढाल वे ढाल होती है जब हवा पर्वत से टकराती है और उस तरफ वर्षा अधिक होती है, तो वे ढाल पवनामुख ढाल कहलाती है। पवनाभिमुख ढाल पर वर्षा होने के बाद ये हवाएं दूसरी ढाल पर पहुंचती हैं। वे नीचे की ओर उतरती हैं, उनका तापमान बढ़ जाता है, तब उनकी आर्द्रता धारण करने की क्षमता बढ़ जाती है और इस प्रकार प्रति पवन ढाल सूखे और वर्षा विहीन रहते हैं।